वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सभी क्लासों में मैंने बताया था कि 2 सितंबर के बाद से कोई भी रेगुलर क्लास, करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्टिव क्लास टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर नहीं कराए गए थे। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण थे। तो अब तक जितने भी क्लास हम लोग का छूट गया था वो सभी क्लास हम लोग वीकली फॉर्म में जल्दी से जल्दी बैकअप करके पूरा किसी तरह कर लिया गया है। और उसमें सभी में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी होंगे वन लाइनर फॉर्म में था, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हैं वो सभी आपको जरूर दिए गए हैं। हाँ, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं था, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म हम लोग डेली बेस पर जो करंट अफेयर्स लाते हैं उसमें लाते हैं। तो अब लगभग हम लोग अप टू डेट हो गए हैं। इसी अप टू डेट के सिलसिलेवार में आज हम लोग देखेंगे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 का वीकली फॉर्म में करंट अफेयर्स। और ये 5 दिसंबर के बाद से उम्मीद है कि हम लोग अब नेक्स्ट डे से रेगुलर क्लास हम लोग करंट अफेयर्स का फिलहाल तो ज़रूर शुरू कर देंगे। करंट अफेयर्स का वो भी एमसीक्यूज बेस्ड और मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि आप लोग डेली क्लास में हम लोग का पहले करते थे। तो इस क्लास के बाद नेक्स्ट डे से उम्मीद है कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास विद एमसीक्यूज विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट शुरू करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लास से जुड़ेंगे, और उम्मीद तो हम रखेंगे ही, और इसमें फ़ायदा तो आप ही का है। और डेली करंट अफेयर्स जो है, डेली करंट अफेयर्स शुरू करने के बाद अगले कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द अदर सब्जेक्ट वाइज क्लास और एग्ज़ाम बेस्ड पेपर और अन्य टॉपिक वाइज जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पहले आज का करते हैं ये क्लास पूरा वीकली 29 नवंबर से 5 दिसंबर का। बाकी अब अगले क्लास में डेली बेस पर क्लास सुचारू रूप से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास छूट गया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और क्लास यहाँ पे हिंदी में रखा गया है। क्वेश्चंस जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वे लोग डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जाएंगे, tareducation.blogspot.com पर। उसका लिंक वैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है। आप वहाँ से इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी आपको आवश्यकता है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप करंट अफेयर्स को पढ़ भी सकते हैं। और अगले 1-2 दिन में एमसीक्यूज, वहाँ पे क्विज भी शुरू कर दिया जाएगा। क्विज, ऑनलाइन क्विज भी वहाँ आप दे सकते हैं। आप अपना नंबर्स, इम्प्रूवमेंट, ये सब देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों का। फिलहाल करंट अफेयर्स का तो ज़रूर, तो आप वेबसाइट पर भी विजिट करें पीडीएफ के लिए और अन्य महत्वपूर्ण मटेरियल्स के लिए। वो सब अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और जल्द ही एंड्रॉयड ऐप भी टार एजुकेशन का लॉन्च किया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो आप बने रहें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में कहाँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 मनाया गया है? तो ये शिलोंग में मनाया गया है। शिलोंग कहाँ है? मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के द्वारा 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया है। मेघालय की राजधानी वही शिलोंग है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा है, और राज्यपाल वहाँ सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो उस समय वहाँ के राज्यपाल वही थे, सत्यपाल मलिक ही थे। ये भी अभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा, देखिए विश्व का और सबसे ऊंचा, ये जब शब्द लग गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज घाट बनाने का घोषणा किया है। तो नैनो वैली जो कि मणिपुर में है, वहीं पे ये बनेगा। 141 मीटर ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है पुल। और यूरोप में जो है मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट के 139 मीटर के मौजूदा जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देगा। यह अपने देश में बन रहा है, मणिपुर के नोनी वैली में। और भारतीय रेलवे के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज घाट यह जो बनने वाला है, ये दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये टारगेट है। चलिए कुछ रेलवे से संबंधित बात हुई तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट है।
हाल ही में केरल सरकार ने राज्य की आंतरिक और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये है स्ट्रीट नाम से एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो राज्य की आंतरिक और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट केरला। इसका फुल फॉर्म मैं देना भूल गया हूँ दोस्तों, इसको मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा क्योंकि इतना लंबा फुल फॉर्म इसका मैं याद भी नहीं रख पाया हूँ। पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। चलिए, तो केरल से संबंधित बात है। राजधानी इसका तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन करने का घोषणा किया गया है? तो ये होगा गोवा में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। और देखिए इसमें कुछ 7वां ये है, और कब से कब तक होगा? 10 से 13 दिसंबर वही 2021 तक होगा गोवा में। और ये 7वां संस्करण है इसका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का। इसका आयोजन जो है पृथ्वी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और गोवा सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी बनाए गए हैं। सीबीआईसी के बारे में कुछ देखिए। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। स्थापना 1 जनवरी 1964 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन विवेक जौहरी जिनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह का बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो ये भूटान की अध्यक्षता में। बिम्स्टेक क्या है? तो देखिए फुल फॉर्म इसका, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 6 जून 1997 को और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और मेंबर कंट्रीज में कौन कौन है? इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। तो भूटान में हो रहा है उसके बारे में भी अलग से देख लीजिए। राजधानी थिम्पू है, करेंसी वहाँ पे भूटानीज नगोलद्रम चलती है और प्रधानमंत्री लोटाय तेशरिंग है वहाँ के। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं द्वारा किस दिन अपनी स्थापना का 73वां वर्षगांठ मनाया गया? तो ये 28 नवंबर को। ये कभी कभी संस्करण पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट कर दिया हूँ। 28 नवंबर को एनसीसी ने अपना 73वां वर्षगांठ मनाया। एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्थापना 1948 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल इसके महानिदेशक कौन है? बीरपाल सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक लोकतंत्र, राजनीति और धर्म किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। हिंदी में भी इसका वर्जन है इस पुस्तक का। कैसे है देखिए, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये अंग्रेजी में है और हिंदी में वो था। और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वर्तमान वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में क्या है? भारत की राजनीति और शासन को प्रभावित करने वाली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में जो भी लेख हैं उसको संग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो ये है रिंग वॉन्डरिंग। ये जापानी एक डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, मासाकाजु कानेको, उन्हीं का फिल्म है ये रिंग वॉन्डरिंग। इसी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको IFFI कहते हैं 2021 का ये जो था, और ये कौन सा संस्करण था? मुझे लगता है 52वां है, यहाँ है ही 52वां संस्करण। इसी में गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए चुना गया है, दिया गया है। और इसमें इस जो IFFI 2021 है, इसमें चेक गणराज्य के डायरेक्टर हैं एक वाकलाव कंद्रन का फिल्म है सेविंग वन हु इज डेड को इसमें इस समारोह में IFFI 2021 में सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये क्या था? ये था गोल्डन पीकॉक अवार्ड और ये है सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये दिया गया है। दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है ये पुरस्कार। इस बार इंडिया में नहीं मिला ये पुरस्कार किसी को। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसी से संबंधित देखिए IFFI से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये आप लोग PDF में पढ़िएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन है। इसमें जितना भी पॉइंट्स मैंने ये देखिए सब पॉइंट्स है जो भी दिया है मैंने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्पेशल एक क्लास भारतीय फिल्म समारोह जो हुआ था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021, इस पर एक स्पेशल क्लास MCQ फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा जिससे आपको
उस क्लास को बार बार इधर उधर सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, चैनल पर आकर कभी भी पढ़ सकते हैं। PDF भी स्पेशल उसका दे दूंगा अलग से, वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे निवेदन है कि आप PDF जब डाउनलोड करेंगे वेबसाइट पर तो इस सबको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 29 नवंबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को ही ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन पर प्रस्ताव को अपनाया गया था। उसी को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की बात हुई तो उसके बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट में UN बोलते हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। और इनका कार्यकाल जो है अभी फिर हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है, टेनर बढ़ाया गया है। तो न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में भी इसको ले सकते हैं, हो सकता है पूछ दे, और पूछा ही गया है रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बैंकिंग SSC में भी पूछे जाते हैं। हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पेट्र फियाला ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री हैं, नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य का कैपिटल क्या है? पराग। और राजधानी इसका है चेक कोरुना, और प्रधानमंत्री वही है जिनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग का भारतीय प्रतिनिधित्व और अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस प्रोग्राम का, मीटिंग का अध्यक्षता भी और भारतीय प्रतिनिधित्व यही किए हैं। ये क्या है? और आभासी तरीके से हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में कहीं से कोई ज़्यादा मीटिंग ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है, सब वर्चुअली ही अरेंज किए जा रहे हैं। उससे खर्च भी बचता है, सरकार का समय भी बचता है, मंत्रियों का, लीडर्स का, अधिकारियों का जाने आने का खर्च भी बचता है। तो ये अच्छा है ऐसे भी। तो ये हुआ। और ब्रिक्स का ये था, ब्रिक्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटिंग्स मिनिस्टर्स मीटिंग था ये। तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्थापना इसका जून 2006 में। हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चाइना का एक शहर है, राजधानी नहीं है। चाइना का राजधानी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, बीजिंग है इसका राजधानी, संघाई इसका राजधानी नहीं है, वो इसका एक बड़ा शहर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF, ये वो वाला IMF नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, तो की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। किनको? तो हर्षवंती बिष्ट। और ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं हर्षवंती बिष्ट, इन्हीं को इसका पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। पहली महिला है, पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। हाल ही में जाने माने डांस कोरियोग्राफर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये शिव शंकर इनका नाम है। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का क्या पता आपसे क्या पूछ दे, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस कंपनी का गैर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटर कॉर्प्स। हीरो मोटर कॉर्प्स का मुख्य कार्यकारी कौन बनाया गया? ये एग्जाम्स में उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिनको बनाया गया उसके कारण ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि रजनीश कुमार जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक का पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, तो पूछा जा सकता है। हाल ही में नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत का पहला रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HSBC इंडिया, भारत का पहला है ये PVC प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। जैसे चापाकल, नलकूप जो ग्राउंड में किया जाता है, वो जो होता है जिसे आप लोग फाइबर या कचकड़ा भी कहते हैं, उसी तरह का है ये, काफ़ी मजबूत होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया इसका। तो ये किसने किया है? पहली बार भारत में HSBC इंडिया। वैसे तो ये विदेशी बैंक है, लेकिन इंडिया में जब काम करती है तो इंडिया वाला हो गया। जैसे अपने भी भारत से सभी मैक्सिमम बैंक्स विदेशों में भी शाखाएं चलाती हैं, तो उसी तरह HSBC इंडिया में काम करती है। HSBC एक देखिए ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है। ये कहाँ का है ये भी आपको पता चल गया। और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी है जो भारत में अपनी सेवाएं देती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसका इंडिया में जो HSBC है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, अपने भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद IMOC ने किस तारीख को प्रत्येक वर्ष समुद्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्थापित करने का घोषणा लिया है? तो 18 मई को। IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज़्यादा दोबारा से मैंने जोर नहीं दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा फिर से। स्थापना इसका IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 17 मार्च 1948 में। हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम है। और डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक कौन है? तो इसके
कीटैक लीम है, कीटैक लीम। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण कोरिया में, जहाँ से अभी ओमिक्रॉन उसको क्या कहेंगे कोविड-19 कोरोना का अपडेट वर्जन कहेंगे, हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन परेशान करके रख दिया है ये महामारी, पता नहीं कब ये छोड़ेगा पीछा दुनिया का। तो अब ओमिक्रॉन आ गया है, तो वो दक्षिण कोरिया से ही हुआ है, उसके संबंधित भी प्रश्न इसमें होंगे, आगे देखेंगे। तो 2025 तक ये दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा दक्षिण कोरिया में, और दक्षिण कोरिया के बुसान के तट पर ये बनाया जाएगा। साउथ कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में देखिए, राजधानी सियोल है, मुद्रा साउथ कोरियन वॉन है, और प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है, और प्रेसिडेंट मून जे इन है। तो ये मून जे इन के बारे में कई बार पूछा गया है। करेंसी कैपिटल भी पूछा गया है साउथ कोरिया का। हर चीज़ पर पॉइंट पर ध्यान देंगे आप। हाल ही में कौन मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय हैं ये, तो इम्पोर्टेंट हो गया, सौरभ घोषाल के द्वारा कोलंबिया में ये आयोजित किया गया है, और ये मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर जीते हैं मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप पहली बार, और पहला भारतीय भी बन गए हैं ये जीतने वाले, इम्पोर्टेंट है। और महिला एकल प्रतिस्पर्धा में इसी खेल में बात करें तो मलेशिया की आइफा अजमान ने ये जीत हासिल किया है, और इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आयोजित मैं कोलंबिया बोल दिया था, लेकिन नहीं, सौरभ घोषाल ने जिनको हराया है वो मिगुएल रोड्रिगेज हैं, वो हैं कोलंबिया के, लेकिन इसका आयोजन इस खेल का किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो ये वैक्सीन को। कौन किया है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? वैक्सीन को। बहुत यूज हुआ है ये। कहाँ का है ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी? तो ये एक अमेरिकन प्रकाशन कंपनी है। एक सेकेंड दोस्तों रुकिएगा, आप एक चीज नोट करना है, अभी ध्यान आया आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्लास में सब लाऊंगा। हो गया, नोट कर लिया मैंने, अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सरप्राइजिंगली वो पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। चलिए, हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ये पहले भारतीय हैं जो इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। अभी सबसे बड़ा जो है दुनिया का सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल इतना आगे है, हर चीज़ आज गूगल ही हम लोग को बताता है, तो उसके भी सीईओ एक भारतीय ही हैं। कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अब ये सोशल मीडिया ऐप ट्विटर इतना बड़ा है, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, उसके भी सीईओ एक भारतीय बन गए, पराग अग्रवाल। एक और कोई भारतीय हैं आपके ध्यान में जो भी, वो भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं और इंडियन हैं। कौन है? सत्या नडेला। अब किसके हैं ये तो बता दीजिए कमेंट में, सत्या नडेला किसके चेयरमैन और सीईओ हैं। चलिए, ट्विटर के पराग अग्रवाल सबसे कम उम्र के और 12वें भारतीय सीईओ बन गए हैं। ट्विटर के नहीं, भारत से 12वें ऐसे सीईओ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ रह चुके हैं। और ये पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सह संस्थापक और सीईओ जैक डोर्सी जो अब तक थे उन्हीं का स्थान लेंगे। ट्विटर के बारे में देखिए, ट्विटर का स्थापना 21 मार्च 2006 में हुआ था, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जो यूएसए में है वहीं पे है, और पराग अग्रवाल सीईओ तो हो ही गए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये आर हरि कुमार, जो पहले करमबीर सिंह थे उनके जगह लिए हैं आर हरि कुमार, यहाँ लिखा भी है मैंने, करमबीर सिंह का स्थान लिए हैं। और चलिए नौसेना, भारतीय नौसेना के बारे में और जानते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, उप प्रमुख एस.एन. घोरमड़े हैं। और नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आज जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो आज इसको मनाया जा भी चुका है वैसे, चलिए उसको भी आगे हम लोग देखेंगे ही। हाल ही में सावधान रहें सेफ रहें अभियान के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया है। ये पहले से अभियान जारी था, उसके दूसरे चरण को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो बजाज फिनसर्व, इसी के द्वारा ये चलाया जाता है अभियान। क्या है ये? तो बजाज फिनसर्व के द्वारा तो जारी किया गया है दूसरे संस्करण का, चरण का। ये करता क्या है? जीवन बीमा धोखाधड़ी पर जन जागरूकता एक अभियान है। लोगों को ये सतर्क करता है
कि आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बीमा लेते समय सतर्क रहना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उसी को लेकर ये जागरूकता बढ़ाता है। और वही बात है इसमें भी है। बजाज फिनसर्व की स्थापना 2017 में, हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है और चेयरमैन इसके राहुल बजाज हैं, राहुल बजाज। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2-3 आदमी हैं, देखिए, श्रीनिवासन जैन, मरियम अलावी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र, 4 व्यक्ति हैं। उन्हीं को ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये चारों अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग कंपनियों से हैं, संस्थाओं से हैं। देखिए, एनडीटीवी के श्रीनिवास जैन और मरियम अलावी हैं, तथा द वीक एक जो है ये भी प्रकाशन है, पत्रिका है, वीकली छापता है ये, उसका लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र को संयुक्त रूप से पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित करने का घोषणा हुआ है। बाकी ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे भी आप पढ़िएगा। हाल ही में नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो AIR नेक्स्ट, हैशटैग AIR नेक्स्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? तो अभी देखिए, जैसे कि 75 वर्ष जो पूरा हुआ है आज़ादी का, तो सालों भर एक महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार जी ने घोषणा किया था इसका, आज़ादी के अमृत महोत्सव। ये सालों भर मनाया जा रहा है, कहीं कहीं हर रोज कुछ ना कुछ इससे संबंधित कोई प्रोग्राम कहीं कहीं पे अरेंज किए जाते हैं। तो उसी दौरान, ये महोत्सव के दौरान ऑल इंडिया रेडियो अपने स्टूडियो में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी का नाम है हैशटैग नेक्स्ट, AIR नेक्स्ट। इस प्रोग्राम में क्या होगा? तो स्थानीय कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवाओं को आकाशवाणी प्रोग्रामिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा, ताकि वो भी आकाशवाणी पर आएँ, बोलने का अपना शैली बढ़ाएं और वो अपने बारे में, अपनी जो भी ज्ञान है उसको, ये सब्जेक्ट जो भी रखा जाएगा उस पर चर्चा करके आकाशवाणी पर आने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनको दुनिया सुनेगी। ऑल इंडिया रेडियो, AIR शॉर्ट में कहते हैं, स्थापना 1936 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल इसके महानिदेशक कौन है? तो N वेणुधर रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया? तो ये 30 नवंबर को मनाया गया है। और पढ़िए, इसमें आप पढ़िएगा ये सब, और ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स मैंने दिया इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो मैं उतना टाइप नहीं करता मेहनत करके। चलिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसकी चर्चा ऊपर हम लोग किए हैं, का समापन गोवा में किया गया। इससे संबंधित सभी तथ्य, पुरस्कार निम्न प्रकार से हैं, जो कि मैंने ऊपर भी बोला। इस पर एक स्पेशल जो है क्लास लेकर आप लोग के आ जाऊंगा, ताकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 से जो भी प्रश्न होंगे आपको उस स्पेशल क्लास में हम करा देंगे, ताकि ये वीकली या कहाँ है ढूंढना ना पड़े। देखिए, बहुत कुछ इसमें मैंने ऐड करके आपको दिया है। आप वैसे यहाँ PDF में देखिए, इतना सारा पॉइंट है, पॉइंट में है, नंबरिंग में है, तो इसको आप ऐसे PDF में पढ़िएगा या यहाँ पे पहुँच करके, लेकिन मैं इसको स्पेशल क्लास में लग कराऊंगा, वहाँ कराऊंगा। अभी इसको आप इतने स्तर से करेंगे, मैंने ऊपर दे ही दिया है, आप जैसे उचित समझे। चलिए, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, पुरस्कारों की सूची निम्न प्रकार से हैं। ये भी तथ्य आप PDF में पढ़िएगा या यहाँ पहुँच करके पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी भी इसको, मैं भी तो पढ़कर ही उसको बताऊँगा, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। आपका समय यहाँ पे वीडियो में मैं ज़्यादा व्यय रखिएगा, ये सब भी है, ये है सब उससे संबंधित ही तथ्य हैं। चलिए, तो उसको भी स्पेशल क्लास में लाऊंगा मैं, वैसे आप यहाँ PDF में पढ़कर उसको फिलहाल रिवीजन कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, डाउनलोड करके। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया गया है? 1 दिसंबर को। सभी लोग जानते ही हैं, इससे परिचित हैं, कितना खतरनाक ये वायरस है। ये भी एक, खैर इसे बचने के तो अपने हाथ में है, कोरोना की तरह नहीं कि कब कहाँ से पकड़ लिया पता नहीं। चलिए, विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय, थीम था इस बार एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ये इसका थीम था। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। HIV एक वायरस है, उसी से फैलता है ये बीमारी एड्स। HIV का भी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी के कारण ये वायरस से ये फैलता है। और देखिए, ये क्या है? तो वायरस है जो कोशिकाओं पर हमला करता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह HIV पीड़ित व्यक्ति के कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने, अर्थात किसी के साथ
जो है उसको क्या बोलते हैं, अगर अवैध या क्या बोलेंगे यार उसको, अवैध संबंध बोलिए, तो आमतौर पर उसी का कारण होता है, या आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध के दौरान या यूज किए गए इंजेक्शन या उसमें भी कोई इन्फेक्शन, उसके द्वारा भी ये फैल जाता है। तो केवल वो असुरक्षित यौन संबंध के कारण ही नहीं फैलता, अन्य भी कारण है, लेकिन जब हो जाता है तो कोई भी इसी कारण को सबसे पहले रटेगा कि इसके कारण इसको एड्स हुआ है। तो ऐसे सरकार इस पर एक अभियान भी चलाती है, हमेशा सजग भी करती है, लोग को रिक्वेस्ट भी करती है कि एड्स जिसको है उससे दूरी ना बनाए, उससे को समाज का एक अलग भाग ना बनाए, वो समाज का ही एक सदस्य है, उसके साथ रहें, हर चीज़ उसके साथ आप बैठ उठ सकते हैं, लेकिन हाँ वो जो अवैध संबंध है इस तरह का ये कुछ कारण उसके साथ ना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नागालैंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होगा, तो विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को केवल एक क्लिक के साथ आसानी से पुलिस से सीधे संपर्क करने में सक्षम बनाएगा ये कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। नागालैंड की बात करें तो राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, और ये इनको एडिशनल चार्ज के में दिया गया क्योंकि ये आसाम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, तो फिलहाल इसके भी हैं एडिशनल चार्ज में। चलिए नेक्स्ट है, इसे नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार मगो को ये 34वें कमांडेंट बनाए गए हैं एनडीसी अर्थात नेशनल डिफेंस कॉलेज का। चलिए, और ये तो वही बात हो गई। चलिए कुछ इससे संबंधित जब डिफेंस लेवल की बात हुई है तो कुछ पॉइंट्स हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है, तो जनरल बिपिन रावत है। अब क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये मैं पिछले कई क्लासों में बताया हूँ, फिर कभी किसी क्लास में जरूर इसको चर्चा कर देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और चीफ ऑफ द एयर फोर्स कौन है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इनसे जस्ट पहले कौन थे, तो आर.के.एस. भदौरिया थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह यहाँ पे जो दिख रहा है ये चेंज हो चुके हैं। अभी जस्ट ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, आर हरि कुमार, तो यहाँ पे अपडेटेड अब आर हरि कुमार होंगे। आप इसको अपडेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे अपडेट करना भूल गया है शायद। तो आर हरि कुमार अब हैं भारतीय नौसेना प्रमुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में फुटबॉल खेल प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान बैलन डी'ओर जीता है, तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है। ये कहाँ के हैं, तो अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी'ओर खिताब इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में इसी की बात करें तो एलेक्सिया पुटेलस ने ये बैलन डी'ओर खिताब जीता है। और कहाँ की हैं एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना की हैं, और ये लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोनों। और ये पुरस्कार भी आपसे पूछा जा सकता है किस खेल में दिया जाता है, तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये फुटबॉल की दुनिया में। प्रत्येक वर्ष एक फ्रांस फुटबॉल मैगजीन जो है उसी के द्वारा ये बैलन डी'ओर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फुटबॉल की बात हुई है तो फीफा की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीफा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का गेम्स का आयोजन कराता है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट यानी इन्फेंटिनो है। ये पॉइंट्स में से चारों पॉइंट बारी बारी से कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान देंगे उस पर अच्छे से। हाल ही में जलापूर्ति स्वच्छता पर योजनाओं के लिए कितने ऋण राशि एशियाई विकास बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है, $125 मिलियन। उत्तराखंड में जलापूर्ति स्वच्छता पर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सक्सेस करने के लिए, तो 125 मिलियन एडीबी ने स्वीकृत किया है। उत्तराखंड के लिए हुआ है, इसके लिए देख लेते हैं। राजधानी 2 है, एक देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक गैरसैंण समर सीजन के लिए। चलिए, उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में, मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। एडीबी ने ये लोन स्वीकृत किया है अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, और स्थापना 1966 में, मुख्यालय मंडालुयंग मनीला फिलीपींस। इन दोनों में से कभी कोई पूछ लेता है, ऑप्शन में रहता है, कभी मंडालुयंग रहेगा तो भी आप यही करेंगे, कभी मनीला दिया तो ये करेंगे, कंट्री लेवल की बात होगी तो फिलीपींस। राष्ट्रपति इसके मसत्सुगु असाकावा हैं और ये जापानीज व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 दिसंबर को। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह।
महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है। इसके मोटो क्या है बीएसएफ का? जीवन पर्यंत कर्तव्य, इंग्लिश में बोले तो ड्यूटी अनटू डेथ इसका है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने तेलुगु फिल्म गीतकार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हो गया है। क्या नाम है? सिरिवेनेला सीताराम। नेक्स्ट, भारत में रोपवे सेवा शुरू करने वाला कौन पहला शहर बन गया है? वाराणसी। इसको मैं बहुत पहले इस क्वेश्चन को करा चुका था दोस्तों, न्यूज में फिर से आया था ये, जबकि शुरू कर दिया है। जब बन रहा था तो मैंने ये कराया था क्वेश्चन, शुरू भी कर दिया है, इसलिए फिर से आ गया है न्यूज में, तो फिर से आपको अपडेट कर दिया हूँ। रोपवे सेवा, रोपवे सेवा वो होता है ना, पोल एक यहाँ होता है, एक उस पार होता है, और रस यहाँ पे इसके थ्रू ये बढ़ता है, ये होता है रोपवे सेवा। तो ये शुरू कर दिया है भारत में, और पहला शहर बना है ये शुरू करने वाला, कौन है? वाराणसी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये सेवा शुरू हुई है। और ये जो है रोपवे सेवा जो शुरू हुआ है वाराणसी, देखिए बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया है ऐसी सेवा शुरू करने वाला। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। इसके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कौन सी एक अनोखी पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये यूनिक नाम से एक पहल शुरू किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये क्या है? ये डिजिटल रूप से अब जो है जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी लोग जो हैं उसको अपना जमा करा सकते हैं। बैंकों में जाकर भीड़ में परेशान नहीं होना पड़ेगा, या सीएससी या और कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी के पास, शॉप्स के पास कि जमा कर दीजिए ऑनलाइन आधार कार्ड डिजिटल के थ्रू। ये एक यूनिक जो है आप खुद से सरकार की इस पोर्टल से कर सकते हैं, इसी का नाम है यूनिक। हाल ही में किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो मैगडेलेना एंडरसन। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा स्वीडिश क्रोना है, और प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रधानमंत्री दूसरा यहाँ दिख रहा है, पहली महिला। ओ ये तो पहले होगा, ये काटना पड़ेगा दोस्तों, इसको अपडेट करना पड़ेगा। इसको मैं भी नोट कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ताकि मैं अपडेट कर दूंगा इसको, क्योंकि पुराना है, अपडेट नहीं करेंगे तो फिर अगली बार गलती हो जाएगा। स्वीडन पीएम अब हो गए हैं मैगडेलेना एंडरसन, इसको मैं अपडेट कर लूँगा। और ये बनी है, तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये, इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा, ये वाला अपडेट करूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने, ये भी मैंने करा दिया है, ऊपर इस प्रश्न को करा दिया है, फिर से इसे आप देख लें। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, ये भी हो गया है, आपको अभी मैंने ऊपर बताया है, फिर से आप देख लीजिएगा, रिपीट हो गया है। हाल ही में नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर सबसे महंगा शहर बना है? तो ये है तेल अवीव। वर्ल्ड इसके द्वारा जारी किया गया है, सबसे महंगा शहर तेल अवीव है, जबकि फ्रांस का पेरिस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है सबसे महंगे शहरों की सूची में। और इसमें सीरिया का जो दमिश्क है, ये दुनिया का सबसे सस्ता शहर के रूप में इसको रखा गया है। EIU अर्थात इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, स्थापना इसका 1946 में, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और चीफ इकोनॉमिस्ट एंड MD इसके हैं सिमोन बप्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा, इनको पहचानते ही होंगे, बीजेपी के नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, काफ़ी क्या बोलेंगे इसको, काफ़ी एक्सपर्ट मुझे लगते हैं ऐसे, जैसे इनको जितनी जानकारी है, डाटा रखते हैं अपने माइंड में। ऐसे तो ये लोग टीवी पर जब आते हैं डिबेट में तो पूरे तैयार होकर आते हैं, फिर भी काफ़ी जानकार मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब इनको बनाया गया है भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में, यहाँ मैंने लिखा भी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और ये जो ITDC है जिसका अध्यक्ष ये बने हैं, पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुदरा और शिक्षा कंपनी है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी हैं। WTO, चलिए जब पर्यटन की बात हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन देखता है? WTO, ये है दूसरा WTO है, वो वाला नहीं जो सोच रहे हैं, ये है देखिए क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाली की बात हो रही है। इसकी स्थापना
1 नवंबर 1975 में। हेड क्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। सेक्रेटरी जनरल जुराग पोलोलिकासविली, ये उनका नाम है, थोड़ा आप भी आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया। इसका विषय था, थीम था एंडिंग स्लेवरी, लेगेसी ऑफ रेसिज्म और ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। बाकी ये सब आप पढ़ेंगे। हाल ही में नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ऑक्टाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक व्यापार कितने मूल्य राशि रहने का अनुमान लगाया गया है? वैश्विक व्यापार मूल्य पूछा गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है ऑक्टाड के द्वारा 28 ट्रिलियन डॉलर्स। ऑक्टाड के द्वारा ये लगाया गया है अनुमान, और ये 28 ट्रिलियन जो मूल्य राशि का व्यापार मूल्य है, ये 11% विकास के साथ इतना अनुमान लगाया गया है। देखिए महामारी के दौरान भी धीरे धीरे इस तरह की विकास सराहनीय है वैश्विक स्तर पर। ऑक्टाड के बारे में देखिए, फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। और इसके बारे में बाकी और सब, ये 37वां दिवस है इसका, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। बाकी ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, उसमें जो लीक हुआ था गैस, क्या नाम था उसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है, उसी का रिसाव हुआ था। 2 और 3 दिसंबर की रात में इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी में उन्हीं लोगों के मरे थे, उन्हीं के श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो हो ही गया, मैंने ही पढ़ दिया पूरा, फिर भी आप फिर से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल उत्सव के 22वें संस्करण, ये संस्करण भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है। 22वें संस्करण को धूमधाम से मनाया गया। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, 22वां संस्करण है। और पहली बार ये उत्सव सन 2000 में मनाया गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नफीरियो हैं और इसके राज्यपाल, हालांकि ऊपर मैंने इसको चर्चा किया था, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअली में जगदीश मुखी जो हैं असम के राज्यपाल हैं, फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया? तो 2 दिसंबर को। बाकी ये सब पढ़िएगा, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया है। 14 से 27 नवंबर तक किया गया है प्रगति मैदान में। उद्घाटन श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। और इसमें पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार और फोकस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड को चुना गया था। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये देखिए, इसी में जो है गोल्डन अवार्ड, अर्थात इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्डन अवार्ड किस राज्य को मिला है? ये बिहार राज्य को मिला है। किस लिए मिला है तो बिहार के मधुबनी, मंजूषा, कला, टाराकोटा, हस्तकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्यों की कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन वहाँ किया गया था। और काफ़ी अब उसमें क्वालिटी रही होंगी, तभी तो इसको बिहार को इसमें गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए। चलिए, हाल ही में किसे 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है V प्रवीण राव। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। इन्हीं को दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। ये किनके नाम पर, नाम से आप बिल्कुल परिचित होंगे। कौन है ये? तो MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जिनको पिता कहा जाता है। बाकी बीच की ये पॉइंट आप जरूरी है पढ़ेंगे, ये मुझे बताने का मतलब था। चलिए, किसको मिला वो भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो नागालैंड के द्वारा। और उस नागालैंड के द्वारा हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था हॉर्नबिल उत्सव के 22वें संस्करण को भी मनाया गया है। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस अपना मनाया है। और नागालैंड के बारे में तो हाल ही में अभी 2 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स WA के द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद में कांस्य पदक के साथ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। बहुत पहले जीता था इन्होंने, कब जीता था ये अब ईयर तो मुझे क्लियर नहीं है। ऐसे अगर चलिए याद आएगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा इसको। तो उन्हीं को वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जो शॉर्ट में SIP कहेंगे, इसकी समय सीमा टाइमलाइन बढ़ा दी है। कब तक के लिए?
5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, 2021 से 5 वर्ष 25-26 तक ये जाएगा, 2025-26 तक। SIP क्या है? तो ये SIP निश्चित रूप से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, SIP वो वाला SIP नहीं, दूसरा है, ये स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है ये। तो 11 नवंबर 2008 को शुरू किया गया था, प्रायोजित योजना है ये। बाकी ये सब पढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भी पॉइंट मैं देता हूँ कभी सभी महत्वपूर्ण हैं, तभी मैं उस पर मेहनत करके टाइप किया हुआ रहता है, आप जरूर पढ़ेंगे, भले ही मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा क्लास होने के कारण थोड़ा शॉर्ट में उसको चला रहा हूँ। चलिए, हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 किसे दिया गया है? दिनयार पटेल को। उनका एक पुस्तक है, देखिए क्या नाम है उस पुस्तक का? नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक है, इसी के लिए उनको चुना गया है। बाकी ये सब पुस्तक, ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, सब आप पढ़ेंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को के द्वारा भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? मेटल डेबिट कार्ड पहली बार ये लॉन्च हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक। इसका स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, CEO B वैद्यनाथन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। क्या है? तो देखिए, स्ट्रेस्ड एसेट्स की बिक्री और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लंघन इस बैंक ने किया है, जिसके कारण 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना RBI ने लगाया है। तो बैंकों का रेगुलेटर है, बैंकों का बैंक RBI काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है कुछ भी गलत कदम उठाने से, नहीं तो ये पता नहीं ये सब बैंक ग्राहकों के साथ भी क्या कर डालते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार और RBI प्रतिबद्ध है ग्राहकों की सुरक्षा के लिए। RBI ने ये लगाया है। तो RBI के बारे में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसकी नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर कहाँ चले गए, ये दोबारा कैसे हो गया ये? चलिए, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं, और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, ठीक है, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट में फिर से देख लीजिएगा, हो गया। और डिप्यूटी गवर्नर RBI में 4 होते हैं, एक हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। यूनियन बैंक के बारे में भी देख लीजिए, उसी पर लगा है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है, चेयरमैन इसके राजकिरण राय जी हैं। जी, अच्छा नाम रखे हैं, सब कोई जी लगाना चाहते हुए भी लगाएगा। चलिए, पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कितने मूल्य राशि का ऋण स्वीकृत हुआ है? $135 मिलियन। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, जो अमेरिकन है, और अब तक देखा गया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो सब अमेरिकन ही रहे हैं। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये देखिए 2 बार कैसे हो गया यार। चलिए, वेस्ट बंगाल के बारे में भी देख लेते हैं, उसी के लिए लोन पास हुआ है। तो वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता है, इसका स्थापना वेस्ट बंगाल का 26 जनवरी 1950 में, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के तहत के महत्व और दायरे को मजबूत करने वाले स्टार्टअप जो है जूबी या गूबी कहिए, का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्मृति मंदाना। इस तरह से प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, उसके कारण ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो गया, आप इसको पढ़ेंगे। हाल ही में रेटिंग एजेंसी इंडिया रा के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना अनुमान लगाया है? तो 9.4%। इंडिया रा एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है, ये भी ध्यान देंगे आप। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और इटली एक साथ मिलकर किस ग्रुप में शामिल हुए हैं? तो ये G20 ट्रोएका में शामिल हुए हैं। देखिए, 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों का जो ग्रुप है G20, उसी के अंतर्गत ये तीनों अलग से, भारत, इंडोनेशिया, इटली, G20 ट्रोएका ग्रुप बनाया है, और उसमें तीनों मतलब देश जो है शामिल हुए हैं। और G20 किस बार 21 में जो हुआ था, G20 जो मीटिंग्स हुआ था, समिट हुआ था, उसका अध्यक्षता आपसे पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा गया है। तो इस बार का अध्यक्षता इटली के द्वारा होस्ट किया गया था। और 2022 में जो G20 का अध्यक्षता है वो किसके पास है? इंडोनेशिया कराएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, 23 में जो G20 का मीटिंग्स होगा, समिट होगा, वो अपना देश भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इसको आप जरूर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और था, लेकिन क्या किया ये जरूरी अलग से मैं सर्च कैसे कितना टाइम देकर इसको लाया होगा,
आप समझ सकते हैं। तो कंटेंट देने में आप लोग को कहीं से कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। थोड़ा सा समय लगता है टायर एजुकेशन पर, लेकिन जो मिलेगा आपको परीक्षा उपयोगी और फैक्ट एंड फास्ट मिलेगा। चलिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार के 50वें वर्ष समारोह के लिए किस जाने माने अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो संजय दत्त। 20 फरवरी को जो आएगा अब अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस होगा 20 जनवरी को, 20 फरवरी को, हाँ, तो उसके लिए एक समारोह होगा 20 जनवरी से 20 फरवरी 2022 में। तो उसी समारोह के लिए जो होगा उसका ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को, हीरो जो है हम लोग के अभिनेता हैं, उनको बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। देखिए, उसका स्थापना 20 फरवरी 1987 में, राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये सब पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। ये चलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो चुका है, PDF यहाँ पहुँच करके भी और PDF में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे डेली, अब तो हम लोग डेली MCQ जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये सब क्लास तो MCQ फॉर्म में रोज करा ही दिए जाएंगे और वीकली फिर इसी तरह से आएंगे हम लोग, तो उसमें भी रिवीजन के तौर पर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा कहाँ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है, और वो जो है योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी यहीं पे शुरू किया गया है। अर्थ दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन, साथ ही साथ 3 FM स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। दूरदर्शन के बारे में देखिए, दूरदर्शन का लॉन्चिंग जो हुआ था 15 सितंबर 1959 में। प्रसार भारती अलग है, उस प्रसार भारती के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, DD के जितने भी चैनल्स हैं। तो उसी दरमियान हम लोग दूरदर्शन की बात ही कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, CEO संदीप सिन्हा है। नेक्स्ट है, 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में IITF गोल्ड अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। इसकी चर्चा हम लोग एक प्रश्न में ऊपर ही कर चुके हैं और ये सब भी इम्पोर्टेंट है, फिर वो ऊपर हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। आप पुनः इसको रोक के पढ़ लीजिए और PDF में भी पढ़िएगा। वैश्विक स्तर के साथ साथ देश के हर नागरिक को वित्तीय सुधार प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस फोरम का उद्घाटन किया है? तो इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो IFSCA है, और गिफ्ट सिटी है और ब्लूमबर्ग, इन सभी के सहयोग से इस फोरम का उद्घाटन किया गया था। इन्फिनिटी फोरम का थीम क्या था इस बार? विषय बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब जो होता है ना, से परे, से बाहर, तो वही है इसका थीम इस बार। और इसमें इस फोरम में भागीदार देश के रूप में इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम थे। और फोरम में देश के अनेकों संगठन, अपने देश के अनेकों संगठन के साथ साथ 70 से अधिक अन्य देश इसमें शामिल हुए थे। तो बड़ा इवेंट था ये, हल्का में नहीं लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष 300 सहकारी समितियों में भारत की कौन सी उर्वरक कंपनी शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये है इफ्को अर्थात ये उर्वरक कंपनी अपने देश की बड़ी कंपनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और एसोसिएशन भी है ये। इसका स्थापना 3 नवंबर 1967 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके अध्यक्ष BS नकाई हैं। और 300 सहकारी समितियों में भारत का ये इफ्को जो है पहले स्थान पर है, तो बड़ी उपलब्धि है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है? ये है श्रेष्ठ, ये इंग्लिश में है। इसमें ये क्या है, इस योजना को जो है 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। घोषणा पहले हो चुका है, मैंने बता दिया आपको। केंद्रीय जनजातीय मंत्रियों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा है। किस लिए किया गया, ये यहाँ पे है, किस लिए ये योजना है, मैंने पढ़ के बताया भी। हाल ही में किस दिन विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो वेरी ईजी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, सब लोग जानते हैं। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को। और राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये सबसे ईजी है आपके लिए, और अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जिसको विकलांग दिवस के पहले जानते थे, लेकिन मोदी सरकार इसको विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल दिया है अब इस शब्द को। तो आप लोग भी विकलांग नहीं दिव्यांग शब्द यूज करेंगे, इसमें थोड़ी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो डिजेबल्ड होते हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय विकलांग दिवस दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय वाला है, 3 दिसंबर।
अब आप कंफ्यूजन में होंगे, कमेंट में ज़रूर इसको जवाब दें। चलिए, इसका विषय है इतना लंबा है जो कि एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ रिटर्न में कहीं पे आपको इसको दिखाना हो तो ज़रूरी है, पढ़ लीजिए। असम सरकार ने किसे असम दिवस के अवसर पर असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा किया है? तो ये रतन टाटा, जाने माने और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनको कौन नहीं जानता, टाटा का हर चीज़, यहाँ तक कि नमक भी आता है और हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज भी आते हैं। तो चलिए, हर चीज़ है इसका, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये रतन टाटा। इन्हीं को असम का सर्वोच्च सम्मान जो है से सम्मानित करने का असम सरकार ने किया है, असम दिवस के अवसर पर किया जाएगा। और बाकी चीज़ ये आप पढ़ेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे अपनी पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो गीता गोपीनाथ को किया है। ये जो है भारतीय मूल की अमेरिकी जानी मानी शास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। ये IMF की पहले जो थे मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन कुछ दिन पहले ये इस्तीफा देकर और पुनः शिक्षा की ओर, पढ़ाने की ओर, पढ़ने की ओर रुझान करने का फैसला लिया था और उन्होंने किया। अब ये बन गई हैं IMF के पहली उप प्रबंध निदेशक, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके बन गए हैं, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये पहली हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, भारतीय अमेरिकी हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और IMF की पहली ये मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें इनसे संबंधित हैं, आप इसको ध्यान दें। और ये 21 जनवरी 2022 को इस पद पर संभालेंगी। देखिए, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, और चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं अभी। ये भी, इस पर्सन को भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मौसम वैज्ञानिकों ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कौन सी चक्रवात से सतर्क रहने की निर्देश जारी किया है? अब हालांकि ये आज के डेट में वो थोड़ा नरम हो गया है, तो उस चक्रवात का नाम है जवाद। IMD ये घोषणा किया है, अर्थात इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NRACL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप शाह को। फुल फॉर्म ये देखिए ये है। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या है, इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अपने भाषा में बनाकर लिखा हूँ, इसको आप पॉज करके वीडियो को या PDF में पढ़िएगा। हाल ही में DBS बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 7%। पहले इसको ये जो था 6% लगाया था, उसी को संशोधित कर अब 7% कर दिया है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, न कि 21-22। ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात OECD वित्त वर्ष 21-22 के लिए GDP कितना अनुमान लगाया है भारत का? 9.4%। OECD अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इसका कई बार पूछा गया इसीलिए मैंने दिया है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है, बाकी आपसे पढ़िएगा। चलिए, हाल ही में किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। वर्ष 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये ध्यान देंगे इस पर, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। ये कई बार पूछा गया कौन सा अभियान, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसी के तहत पाकिस्तान को बुरी तरह से भारतीय नौसेना ने सबक सिखाया था, हराया था। और उसी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार जो है भारतीय नौसेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मना रही है। इंडियन नेवी के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। नए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार बने, फिर से ध्यान देंगे इस पर। करमबीर सिंह अब बदल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से अब जो भी प्रश्न है ये, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये संडे है, सोमवार को इसको मैं जो भी बचे हुए क्लास हैं आप यहाँ पे PDF में जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसको मैं MCQ फॉर्म में अब नेक्स्ट डे क्लास में लाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आई होंगी। अब हम लोग अप टू डेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डेली करंट अफेयर का पूरी कोशिश रहेगी कि डेली क्लास हम लोग नेक्स्ट डे से शुरू कर दें। MCQ बेस्ड, इसके लिए पूरी इस पर टीम लगी हुई है। MCQ बेस्ड करंट अफेयर क्लास विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शुरू कर दें। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्लास, एग्जाम बेस्ड पेपर भी हम लोग शुरू करेंगे, और अन्य टॉपिक महत्वपूर्ण जो भी होते हैं, हो सकते हैं वो, और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये सब भी सब्जेक्टिव क्लास हम लोग धीरे धीरे सब शुरू करते जाएंगे। फिलहाल करंट अफेयर का MCQ बेस्ड डिटेल्स के साथ हम लोग शुरू कर देंगे। अब हम लोग अप टू डेट लगभग हो चुके हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, परीक्षा उपयोगी आपको लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का आप लोग सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये सब्सक्राइब और बेल आइकन आप पहले ही कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।